यार हम सब ने ना कभी वो 500 रुपए वाली एकदम महंगी और सुंदर सी डायरी खरीदी है। एकदम नया पेन लिया है और पहले पन्ने पर बहुत ही अच्छी सी हैंडराइटिंग में लिखा है कि न्यू ईयर न्यू मी। हाँ बिल्कुल। और सुबह 5 बजे का अलार्म भी सेट कर दिया है। एग्जैक्टली। पहले दिन मोटिवेशन एकदम हाई होता है, लगता है कि बस आज से तो पूरी दुनिया ही बदल देंगे। लेकिन 10वें दिन तक आते आते सीन क्या होता है, वो 5 बजे वाला अलार्म बजता रहता है और हम स्नूज बटन दबाकर वापस हो जाते हैं। और वो महंगी डायरी किसी दराज में धूल खा रही होती है। सही बात है। मतलब देखा जाए तो हम सब अपनी लाइफ के एक ही लूप में फंसे हैं। एक दिन अचानक से पूरी लाइफ चेंज करने का सोचते हैं और फिर ट्रैफिक जाम में फंसी गाड़ी की तरह वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। कोशिश तो पूरी कर रहे हैं पर गियर एकदम न्यूट्रल में है। ये बहुत ही रियल प्रॉब्लम है। और मजे की बात यह है ना कि हम खुद को इस चीज के लिए कोसने लगते हैं कि हमारे अंदर विल पावर की कमी है या हम में वो डिसिप्लिन नहीं है जो सक्सेसफुल लोगों में होता है। हाँ, हमेशा यही लगता है कि हमारे अंदर ही कोई कमी है। लेकिन जेम्स क्लियर का मानना है कि असल में समस्या ये नहीं बल्कि हमारा सिस्टम है। उनकी किताब एटॉमिक हैबिट्स में इसी ट्रैफिक जाम से बाहर निकलने का रास्ता बताया गया है। उनका एक बहुत ही मशहूर कोट है कि हम अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते बल्कि हम अपने सिस्टम के लेवल तक गिर जाते हैं। अरे वाह! मतलब प्रॉब्लम हमारी नीयत की नहीं है बल्कि उस तरीके की है जिसे हम अपना रहे हैं। हमारा पूरा ढांचा ही गलत काम कर रहा है। बिल्कुल सही। और इस बात की गहराई को समझने के लिए ना मैं आपको 2003 की ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी बताती हूँ। अच्छा, क्या हुआ था 2003 में? तो उस समय पिछले 110 सालों से ब्रिटिश राइडर्स ने टूर दी फ्रांस में कोई जीत हासिल नहीं की थी, जो कि साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस है। उनकी हालत इतनी खराब थी कि यूरोप की टॉप साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां उन्हें अपनी साइकिल बेचने से डरती थीं। हाँ, बाप रे! मतलब कंपनियां डरती थी कि इनकी वजह से उनका ब्रांड खराब हो जाएगा। हाँ लिटरली। उन्हें ये पता था कि दुनिया अगर ब्रिटिश टीम को उनके गियर इस्तेमाल करते हुए देखेगी तो लोग सोचेंगे कि ये साइकिल ही खराब है। फिर उस टीम में एंट्री हुई डेव ब्रेल्सफोर्ड की, जो उनके नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर बने। तो उन्होंने आकर कोई बड़ा बदलाव किया? कोई नया ट्रेनिंग रूटीन? नहीं, उन्होंने आकर कोई रातों रात चमत्कार करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक पूरी तरह से नई फिलॉसफी अपनाई जिसे वो एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स कहते थे। एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स? हाँ, इसका सीधा सा मतलब था कि आप जो भी करते हैं हर उस चीज में सिर्फ 1% का सुधार लाएं। अच्छा, तो ये 1% सुधार प्रैक्टिकली कैसा दिखता था? उन्होंने उन चीजों में बदलाव किए जिनकी आप एक साइकिलिंग टीम से उम्मीद करते हैं, जैसे साइकिल की सीट का डिजाइन बदलना ताकि वो ज्यादा कंफर्टेबल हो। ये तो नॉर्मल। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने टायर्स पर अल्कोहल रगड़ा ताकि ग्रिप अच्छी हो। राइडर्स को इलेक्ट्रिकली हीटेड शॉर्ट्स पहनाए ताकि राइडिंग के दौरान उनके मसल्स का टेम्परेचर एकदम ऑप्टिमल रहे। यार, ये तो काफी माइक्रो लेवल डिटेलिंग है। हाँ, ये तो बस शुरुआत थी। उन्होंने एक सर्जन को बुलाकर राइडर्स को हाथ धोने का सही तरीका सिखाया ताकि वो बीमार ना पड़े। वेट, सीरियसली? हाथ धोने का तरीका? बिल्कुल। उन्होंने हर राइडर के लिए अलग से सही तकिया और गद्दा चुना ताकि उन्हें बेस्ट नींद मिले। यहाँ तक कि उन्होंने टीम के ट्रक को अंदर से सफेद रंगवा दिया। सफेद क्यों? ताकि धूल के छोटे कण भी आसानी से दिख जाएं, क्योंकि वो धूल भी उन हाई परफॉर्मेंस साइकिलों को नुकसान पहुंचा सकती थी। ओह माय गॉड, इतना ऑब्सेशन! हाँ, और नतीजा पता है क्या हुआ? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रिटिश टीम ने 60% गोल्ड मेडल जीते और फिर टूर डी फ्रांस में भी अपना लगातार दबदबा बना लिया। एक सेकंड, इसका मतलब ये हुआ कि ये एकदम क्रिकेट की तरह है? कैसे? मतलब अगर कोई बैट्समैन हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करेगा तो उसके आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर वो बस स्ट्राइक रोटेट करता रहे, सिंगल्स और डबल्स लेता रहे, तो बिना कोई रिस्क लिए स्कोरबोर्ड पर एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा हो जाता है। अरे वाह, बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। हम अपनी लाइफ में हमेशा उस एक छक्के के इंतजार में रहते हैं और इन सिंगल्स को इग्नोर कर देते हैं। एग्जैक्टली। और अगर हम इसके पीछे के गणित को देखें ना, तो ये और भी हैरान करने वाला है। क्या है इसका गणित? अगर कोई भी इंसान हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के अंत में यानी 365 दिनों बाद वो 37 गुना बेहतर बन जाता है। 37 टाइम्स। वाह, 37 गुना! लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप हर दिन 1% बदतर होते हैं तो साल के अंत में आप लगभग 0 पर पहुंच जाते हैं। यार, ये गणित इतना लॉजिकल है, तो एक सवाल है,
हम अपनी जिंदगी में से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते? मतलब हमारा दिमाग इन 1% वाले बदलावों को सीरियसली क्यों नहीं लेता? क्योंकि हमारी बायोलॉजी, हमारा इवोल्यूशन इसके खिलाफ काम करता है। हमारा दिमाग आज के मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने जंगलों के हिसाब से डिजाइंड है। अच्छा, मतलब सर्वाइवल वाले मोड में रहता है। बिल्कुल। उस समय सर्वाइवल के लिए इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए होता था। सामने शेर है तो भागो, खाना मिला है तो तुरंत खा लो। हमारे ब्रेन को कंपाउंडिंग समझ नहीं आती, वो तुरंत रिजल्ट चाहता है। सही बात है। आज एक बर्गर खा लिया तो शीशे में वजन बढ़ा हुआ नहीं दिखता। हाँ, और आज काम टाल दिया तो उसी शाम नौकरी नहीं चली जाती। इसलिए हमारा दिमाग इन छोटे 1% के नेगेटिव डिसीजंस को खतरा नहीं मानता। तो हम सीधा पहाड़ तोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें तुरंत वो बड़ा रिजल्ट देखना होता है। लेकिन जेम्स क्लियर को ये एटॉमिक या छोटे बदलावों की अहमियत समझ कैसे आई? उन्हें ये बात एक बहुत ही भयानक हादसे के बाद समझ आई थी। हाई स्कूल के दौरान जेम्स के चेहरे पर एक बेसबॉल बैट बहुत जोर से लगा था। अरे बाप रे! हाँ, चोट इतनी गहरी थी कि उनकी नाक टूट गई, खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गए, दोनों आंखें डैमेज हो गईं और उन्हें कोमा में जाना पड़ा। कुछ समय के लिए उनकी सांस भी रुक गई थी। लिटरली लाइफ एंड डेथ सिचुएशन थी ये तो। बिल्कुल। उनकी रिकवरी बहुत लंबी और दर्दनाक थी। महीनों तक उन्हें डबल विजन की प्रॉब्लम रही। जब वो वापस बेसबॉल फील्ड पर लौटे तो उन्हें टीम से निकाल दिया गया। यार, ये तो किसी को भी तोड़ देगा अंदर से। हाँ, वो पूरी तरह से टूट चुके थे। उनके पास अब कोई बड़ा पहाड़ तोड़ने की ताकत ही नहीं बची थी। इसलिए जब वो कॉलेज गए तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा रेजोल्यूशन नहीं लिया। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के लिए छोटी छोटी आदतें अपनाई, क्योंकि उस वक्त वो बस उतना ही कर सकते थे। जैसे क्या बदलाव किए उन्होंने? बहुत ही बेसिक चीजें, जैसे रात को टाइम पर सोना, अपने हॉस्टल के कमरे को हमेशा साफ रखना और रेगुलर वेट लिफ्टिंग करना। इन्हीं छोटी आदतों की वजह से उनका कॉन्फिडेंस वापस आया। मतलब उनका ब्रेन वापस एक स्ट्रक्चर में आया। हाँ, पढ़ाई में उनके ग्रेड सुधरे और कॉलेज के आखिरी साल तक वो यूनिवर्सिटी के टॉप एथलीट बने और उन्हें एकेडमिक ऑल अमेरिकन चुना गया। वाह! रातों रात कोई जादू नहीं हुआ था, बस वो 1% वाला रूल बैकग्राउंड में कंपाउंड हो रहा था। ये कहानी वाकई बहुत इंस्पायरिंग है। लेकिन यार, एक प्रॉब्लम है जो हम सब फेस करते हैं। क्या प्रॉब्लम? जब जेम्स क्लियर ने वो छोटी आदतें शुरू की होंगी तो शुरू में तो कोई बड़ा रिजल्ट दिखा नहीं होगा। हम सब जब नई आदत शुरू करते हैं और कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट नहीं मिलता तो हम फ्रस्ट्रेट होकर उसे छोड़ देते हैं। उस फेज को कैसे सरवाइव करें? लेखक यहाँ एक बहुत गहरी बात कहते हैं और वो है द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। इसे समझने के लिए बर्फ के पिघलने का मेटाफर लेते हैं। अच्छा, बर्फ पिघलने का मेटाफर। हाँ, मान लीजिए आपके सामने टेबल पर बर्फ का एक टुकड़ा रखा है और कमरे का तापमान 25 डिग्री है। आप कमरे को गर्म करना शुरू करते हैं। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28। बर्फ का टुकड़ा वैसा का वैसा ही है। एग्जैक्टली। 29, 30, 31 डिग्री तक भी कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि आपकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री पर पहुंचता है, बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है। अरे वाह! मतलब वो जो 25 से 31 डिग्री तक की मेहनत थी वो बेकार नहीं गई, वो बस जमा हो रही थी। एब्सोल्युटली, वो एनर्जी स्टोर हो रही थी। जब लोग कोई नई आदत शुरू करते हैं ना, तो वो एक वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से गुजरते हैं। वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, उन्हें लगता है कि 1 महीना जिम जाने के बाद भी वजन कम क्यों नहीं हुआ। हमारा डोपामीन लेवल गिर जाता है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती। लेकिन असली बदलाव उस 32 डिग्री वाले थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के बाद ही आता है। यार, ये तो बहुत बड़ा रिलीफ है। मतलब हमें बस उस 32 डिग्री तक टिके रहना है। बिल्कुल। लेकिन उस टिके रहने के लिए वो जो अंदर की साइकोलॉजी है उसे कैसे बदलें? क्योंकि अगर मैं खुद को बस फोर्स कर रहा हूं तो कभी ना कभी तो मेरी विल पावर जवाब दे ही देगी। और यहीं पर आदतों को बदलने के 3 लेवल आते हैं। पहला है नतीजे या आउटकम्स, यानी आप क्या पाना चाहते हैं, जैसे वजन कम करना। ठीक है। दूसरा है प्रक्रिया या प्रोसेस, यानी आप क्या करते हैं, जैसे जिम जाना। और तीसरा जो सबसे गहरा और सबसे जरूरी लेवल है वो है पहचान या आइडेंटिटी, यानी आप खुद को क्या मानते हैं। आइडेंटिटी मतलब हमारा सेल्फ इमेज? हाँ, इसे एक स्मोकिंग के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें सिगरेट ऑफर की जाती है तो पहला इंसान कहता है कि नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो हम सब बोलते हैं जब कोई नई चीज ट्राई कर रहे होते हैं।
इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये आउटकम बेस्ड सोच है। वो इंसान अभी भी अपने दिमाग में खुद को एक स्मोकर मानता है जो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। अब दूसरे इंसान को देखिए, वो कहता है कि नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूँ। ओ, मैं स्मोकर नहीं हूँ, ये तो बहुत पावरफुल है। ये आइडेंटिटी बेस्ड है। उसने अपनी पहचान ही बदल दी है। और इसके पीछे बहुत ही तगड़ी साइकोलॉजी काम करती है, जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? हमारे दिमाग को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमारे एक्शंस और हमारी सेल्फ इमेज मैच ना करें। मतलब अगर कोई इंसान सच में ये मान ले कि मैं स्मोकर नहीं हूँ, तो सिगरेट पीने का ख्याल ही उसके दिमाग में एक मेंटल फ्रिक्शन पैदा करेगा। उसे वो काम करने में अजीब लगेगा जो उसकी नई आइडेंटिटी के खिलाफ है। हाँ, समझ गया। जब तक आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा नहीं बन जाती, तब तक वो सिर्फ एक टेम्परेरी बदलाव है। असल में आपका हर एक्शन एक वोट की तरह है जो आप अपनी नई पहचान को देते हैं। यार, ये माइंडसेट थोड़ा ट्रिकी है। मतलब अगर मैं अनफिट हूँ लेकिन मैं खुद को शीशे में देखकर बोलूँ कि मैं एक एथलीट हूँ, तो मेरा ही दिमाग मुझ पर हंसेगा। वो कहेगा कि झूठ मत बोल। हाँ, ये बात तो है। तो उस मेंटल फ्रिक्शन को प्रैक्टिकली कैसे हैंडल करें? हम इन आदतों को अपनी लाइफ में डिजाइन कैसे करें ताकि हम उस 32 डिग्री वाले पॉइंट तक बिना फ्रस्ट्रेट हुए पहुंच सकें? ये बहुत ही वैलिड सवाल है, और इसका जवाब देने के लिए जेम्स क्लियर ने बिहेवियर चेंज के 4 नियम बनाए हैं। कौन से 4 नियम? कोई भी आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमारे दिमाग में एक न्यूरोलॉजिकल लूप बनाती है, जिसके 4 स्टेप्स होते हैं: क्यू या संकेत, क्रेविंग या लालसा, रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया, और रिवॉर्ड या इनाम। मतलब कोई ट्रिगर मिला, फिर इच्छा हुई, फिर हमने वो काम किया और फिर मजा आया। बिल्कुल। आपका दिमाग एक सिग्नल देखता है, फिर डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे कुछ करने की इच्छा होती है, फिर आप वो एक्शन लेते हैं और आखिर में आपको उसका इनाम मिलता है। इन्हीं 4 स्टेप्स को हैक करने के 4 नियम हैं। ओके, तो इस लूप को हैक करने का पहला नियम क्या है? पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस। इसे स्पष्ट बनाएं। हम अक्सर बहुत वेग बातें करते हैं ना, कि मैं कल से हेल्दी खाऊंगा या मैं कल से पढ़ूंगा। हाँ, हमेशा यही बोलते हैं। लेकिन ब्रेन को इस पर कोई संकेत या क्यू नहीं मिलता। इस किताब में एक बड़ी कमाल की तकनीक बताई गई है जिसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। हैबिट स्टैकिंग? हाँ, इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है। अपनी करंट हैबिट के ठीक बाद मैं अपनी नई हैबिट करूंगी। हाँ, मतलब जैसे टपरी पर चाय के साथ समोसा फिक्स होता है, हाँ। वैसे ही। बिल्कुल ऐसा ही। न्यूरोलॉजी में एक सिद्धांत है कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। हमारी जो पुरानी आदतें हैं वो हमारे दिमाग में एक बहुत ही पक्के हाईवे की तरह बन चुकी हैं। जब आप अपनी नई आदत को उसके साथ जोड़ते हैं, तो आप लिटरली उस नई आदत को उसी न्यूरल हाईवे पर चढ़ा देते हैं। ओह, तो अलग से कोई नया हाईवे बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। एग्जैक्टली। जिसे अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले फोन देखते हैं, तो आप ये रूल बना सकते हैं कि सुबह अपना फोन चेक करने के तुरंत बाद मैं 2 ग्लास पानी पीऊंगी, या सुबह ब्रश करने के तुरंत बाद मैं 10 पुशअप्स करूंगी। ठीक है, मैंने आदत को ऑब्वियस तो बना दिया, पुरानी आदत के साथ स्टैक कर दिया, लेकिन मान लीजिए मुझे वो काम करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। जैसे टैक्स फाइल करना या ट्रेडमिल पर भागना। अगर काम ही बोरिंग है तो स्टैकिंग भी क्या कर लेगी? इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें? यहाँ आता है दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव। इसे आकर्षक बनाएं। जो चीज जितनी अट्रैक्टिव होती है, हम उसे उतना ही ज्यादा करना चाहते हैं, और ये सब डोपामाइन का खेल है। डोपामाइन का? हाँ, रिसर्च बताती है कि डोपामाइन सिर्फ खुशी मिलने पर नहीं, बल्कि खुशी की उम्मीद या एंटिसिपेशन में भी रिलीज होता है। अच्छा, मतलब एक्शन लेने से पहले ही दिमाग रिवॉर्ड फील करने लगता है। बिल्कुल। और बोरिंग चीजों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जिस काम को आप करना चाहते हैं, उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो आपको करना चाहिए। कोई उदाहरण? मान लीजिए आपको नेटफ्लिक्स पर कोई नई सीरीज देखना बहुत पसंद है, लेकिन आपको ट्रेडमिल पर दौड़ना भी चाहिए। तो आप एक सख्त नियम बना सकते हैं कि आप वो सीरीज तभी देखेंगे जब आप ट्रेडमिल पर होंगे। नाइस। तो ब्रेन को पता है कि ट्रेडमिल पर जाते ही नेटफ्लिक्स वाला डोपामाइन हिट मिलेगा, इसलिए वो ट्रेडमिल पर जाने के लिए भी मोटिवेट हो जाएगा। सही पकड़े। अट्रैक्टिव भी बना लिया। पर कई बार क्या होता है कि मेरे पास मोटिवेशन तो होता है, लेकिन काम इतना बड़ा और डरावना लगता है कि मैं शुरू ही नहीं कर पाता। हाँ, ये बहुत कॉमन है। जैसे मुझे पता है कि मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो वो सोचकर ही मैं सोफे से नहीं उठता। और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं। इसलिए तीसरा नियम सबसे क्रिटिकल है, मेक इट इजी। आदत को इतना आसान बना दो कि उसे करने में कोई जोर ना लगे।
कैसे? इतना छोटा कर दो कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम का समय लगे। मतलब अगर मैराथन दौड़नी है तो लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य सिर्फ अपने रनिंग शूज के फीते बांधना होना चाहिए। 1 मिनट, अगर मैं रोज सिर्फ 2 मिनट योगा मैट खोलकर बैठ जाऊं या सिर्फ रनिंग शूज पहनकर खड़ा हो जाऊं, तो उससे मेरी फिटनेस कैसे सुधरेगी? ये तो खुद को बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई ना। हाँ, ये डाउट बहुत नेचुरल है, लेकिन आपको समझना होगा कि शुरुआत में हमारा लक्ष्य फिटनेस इंप्रूव करना है ही नहीं। तो क्या है? शुरुआत में हमारा लक्ष्य है आदत को स्थापित करना। आप उस आदत को बेहतर नहीं बना सकते जो अभी वजूद में ही नहीं है। हम परफेक्शन के चक्कर में स्टार्ट ही नहीं करते। ओह, मतलब प्रॉब्लम काम को पूरा करने में नहीं, काम को शुरू करने में, जो एक्टिवेशन एनर्जी रखती है उसमें। बिल्कुल, इसे गेटवे हैबिट कहते हैं। एक बार आपने अपने शूज पहन लिए तो आप घर से बाहर निकल ही जाएंगे। एक बार आपने योगा मैट बिछा लिया तो आप 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर ही लेंगे। सबसे जरूरी है उस इनोशिया को तोड़ना। यार, ये शुरू करने वाली बात तो बहुत रिलेटेबल है। लेकिन मान लीजिए मैंने 2 मिनट शुरू भी कर दिया, हफ्ता भर घर भी लिया, फिर 10वें दिन आता है जब मेरा मन करता है कि छोड़ो यार, आज कुछ रिजल्ट तो दिख नहीं रहा, क्या फायदा हो रहा है? उस पॉइंट को कैसे पार करें? ये हमारा चौथा और आखिरी नियम है, मेक इट सैटिस्फाइंग। इसे संतोषजनक बनाएं। ये बिहेवियर चेंज का कार्डिनल रूल है। कार्डिनल रूल? हाँ, जिस काम के तुरंत बाद हमें एक अच्छा एहसास या इनाम मिलता है, हम उसे बार बार करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि अच्छी आदतों का जो रिवॉर्ड होता है वो फ्यूचर में होता है। जिम जाने का रिजल्ट महीनों बाद दिखेगा। हाँ, और हमारे ब्रेन को तुरंत रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल, हमारे इवोल्यूशनरी ब्रेन को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो फिर अच्छी आदतों में वो तुरंत वाला मजा कैसे लाएं? इसके लिए आपको खुद को छोटे छोटे इमीडिएट रिवॉर्ड्स देने होंगे। जैसे अगर आपने आज बाहर का जंक फूड नहीं खाया तो जो 500 रुपए आपने बचाए उन्हें तुरंत एक हॉलिडे फंड वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। अच्छा, मतलब वो बैलेंस बढ़ता हुआ देखना ब्रेन के लिए एक इमीडिएट रिवॉर्ड है। हाँ, इसके अलावा एक हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करना भी बहुत सैटिस्फाइंग होता है। कैलेंडर पर हर दिन काम पूरा होने के बाद एक बड़ा सा क्रॉस मार्क करना दिमाग को बहुत शांति देता है। हाँ, वो जो स्ट्रीक बन जाती है तो उसे टूटने नहीं देने वाला फील बहुत तगड़ा होता है। बिल्कुल, और यहीं पर इस किताब का एक सबसे जरूरी और मेरा फेवरेट रूल आता है, नेवर मिस ट्वाइस। कभी भी लगातार 2 दिन अपनी आदत मत तोड़ो। ये तो हम सबके साथ होता है। एक दिन जिम छूट गया या एक दिन डाइट टूट गई तो लगता है अब तो हफ्ता ही खराब हो गया, अब सीधे मंडे से शुरू करेंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं कि एक दिन की गलती इंसानियत है। हम सब इंसान हैं, बीमार पड़ सकते हैं, बिजी हो सकते हैं, कोई इमरजेंसी आ सकती है, लेकिन दूसरे दिन की गलती एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। ये बहुत डीप है। जब आपका दिन खराब हो, आप थके हुए हो, तब भी शो अप करना बहुत जरूरी है। चाहे आप जिम जाकर सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करें, लेकिन वो 5 मिनट आपकी उस आइडेंटिटी को बचाए रखते हैं जिसकी हमने पहले बात की थी। वो 5 मिनट आपके ब्रेन को ये सिग्नल देते हैं कि मैं वो इंसान नहीं हूं जो वर्कआउट मिस करता है। वाओ, नेवर मिस ट्वाइस, ये सच में बहुत पावरफुल है। मतलब हमें हर दिन 100% परफॉर्मेंस नहीं देनी है, परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, बस कंसिस्टेंट रहना है, 0 पर नहीं गिरना है। एब्सोल्युटली, कंसिस्टेंसी ही वो जादू है जो 1% को 37 गुना बनाती है। तो आज की इस चर्चा में हमने बहुत कुछ सीखा, बर्फ पिघलने वाले मेटाफर से लेकर कॉग्निटिव डिसोनेंस और बिहेवियर लूप के 4 नियमों तक। लेकिन इस बातचीत को सिर्फ एक और ज्ञान का सेशन बनाकर नहीं छोड़ते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं। बिल्कुल। तो कल सुबह से हम अपनी लाइफ में क्या बदलाव करने वाले हैं? मैं अपनी बताऊं तो मैं ये 2 मिनट रूल ट्राई करने वाला हूं। अच्छा, कैसे? कल सुबह से मैं उस 1 घंटे के वर्कआउट का स्ट्रेस नहीं लूंगा जो मुझे हमेशा डराता है। बस 2 मिनट के लिए अपना योगा मैट जमीन पर खोलूंगा। अगर मैट खुल गया तो मैं उस दिन के लिए सक्सेसफुल हूं। मैं बस मैट खोलने को अपनी जीत मानूंगा। अरे वाह, ये एक बहुत ही बेहतरीन और रियलिस्टिक शुरुआत है। और आप क्या करने वाली हैं? मैं पर्सनली हैबिट स्टैकिंग और आइडेंटिटी पर फोकस करने वाली हूँ। मेरा काम अक्सर बहुत रैंडम हो जाता है, इसलिए मैंने तय किया है कि सुबह अपना लैपटॉप ऑन करने से ठीक पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं दिन की सबसे इम्पोर्टेंट टू डू लिस्ट लिखूंगी। अच्छा, लैपटॉप ऑन करने से पहले? हाँ, क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी ऐसा इंसान बनाना चाहती हूँ जो अपने दिन को डिजाइन करता है, ना कि सिर्फ सिचुएशंस पे रिएक्ट करता है। जी। लैपटॉप ऑन करना मेरा पुराना ट्रिगर होगा और टू डू लिस्ट मेरी नई स्टैक्ड आदत। ये भी बहुत सही है।
मतलब पुराने मजबूत न्यूरल हाईवे पर नई आदत की गाड़ी चढ़ा दी। जी। और इस पूरी बातचीत को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या सवाल? जरा सोचिए, हमारी लाइफ में ऐसे कितने 1% वाले नेगेटिव डिसीजंस होते हैं जिन्हें हम रोज इग्नोर कर देते हैं। हो सकता है वो लंच के बाद खाया गया मीठे का एक छोटा सा टुकड़ा हो, या रात को सोने से पहले सोशल मीडिया पर बर्बाद किए गए 20 मिनट। हाँ, सच में आज इस पल में वो कुछ नहीं लग रहे, लेकिन 10 साल बाद वो एक बहुत बड़ा पहाड़ बनकर हमारे सामने खड़े हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या कल सुबह हम उस 1% नेगेटिव को पहचान कर उसे 1% पॉजिटिव में बदल सकते हैं?